दर्शकों नमस्कार। पूरे वर्ष भर में मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती है और साथ ही बदलता है हमारा खान पान, हमारा पहनावा। और दर्शकों सबसे अहम चीज जो बदलती है, हमारा स्वास्थ्य भी बदलते मौसम के साथ साथ बदल रहा होता है। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, क्रियाएं करते हैं, लेकिन मन में कुछ शंकाएं आती है कि गर्मी, सर्दी, बरसात, क्या इनमें हमें ऋतुओं के बदलते कुछ योगाभ्यास में बदलाव लाने चाहिए। तो दर्शकों, योग और जीवन कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय ऋतु परिवर्तन के लिए योगाभ्यास। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षक चंद्रकांत शर्मा जी। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको पता है कि हम आपको जब योगाभ्यास के बारे में, क्रियाओं के बारे में बताते हैं तो हम आपको उन्हें करके भी दिखाते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। स्टूडियो में हमारे साथ योगाभ्यास और क्रियाओं को करने के लिए मौजूद हैं रीमा देवी जी। रीमा जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, योगाभ्यास ऋतु परिवर्तन के साथ कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऋतुएं किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो चंद्रकांत जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन क्या है, कैसे होता है और हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है। सबसे पहले तो दूरदर्शन परिवार का हार्दिक आभार कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सामान्य जन से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि ऋतु परिवर्तन के समय में योगाभ्यास किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। तो ऋतु परिवर्तन की अगर हम बात करें, आयुर्वेद में ऋतुओं के बारे में विस्तृत दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या के अंतर्गत जो है वर्णन किया गया है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं की जो काल अवस्था है वह 2-2 मंथ की मानी गई है। अच्छा। लेकिन इनका जो प्रभाव है वो कुल मिला के प्रत्येक ऋतु का 4 मंथ तक रहता है। अच्छा। तो इन ऋतुओं के परिवर्तन के साथ जो हमारा शरीर है यह भी पंचभौतिक है, पंचमहाभूतों से जनित है। तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ जो है हमारे एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और हमारे इस पंचभौतिक शरीर में भी परिवर्तन मिलता है जी। इसमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें नित्य प्रति जो है कुछ ऐसी क्रियाओं को करना अति आवश्यक हो जाता है ताकि हमें हष्ट पुष्ट और एक बलिष्ठ शरीर प्रदान हो सके। जी बिल्कुल। सबसे अहम सवाल कि हमें अपना योगाभ्यास और क्रियाएं कहाँ पर करनी चाहिए। कुछ कहते हैं खुली हवा में कीजिए, कुछ कहते हैं आप एक कमरे में कीजिए, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो मौसम बदलाव होता है, हमारे तापमान में भी परिवर्तन आते हैं, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी रहती है। तो इसके बारे में अगर मैं अपने टेक्स्ट बुक्स की बात करूं तो उसमें कहा गया है सूरमणे धार्मिक देशे निरुपद्रव्ये धनुष प्रमाण पर्यंते शीला अग्नि जल वर्जिते मठिका मध्य हठ योगी स्थाव्यम। तो उसमें कहा गया है कि जो योगाभ्यास है हमें एक शांत जगह पे करना चाहिए जहां आसपास उपद्रव ना हो, वातावरण साफ सुथरा हो। और इसके लिए जो है कुटीर निर्माण के अंतर्गत जो है एक कमरे के स्वच्छ कमरे के होने की भी बात कही गई है, जहां पर जो है एक छोटी सी खिड़की हो जहां से सांस के लिए जो है वायु के आने जाने का उचित प्रबंध हो, यह होना चाहिए और वहां का वातावरण शांत होना चाहिए। हालांकि योगाभ्यास आप खुले में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही प्रश्न फिर से आ जाता है कि हमारे जलवायु का, ऋतुओं का भी एक विशेष योगदान रहता है कि किस ऋतु में हमें बाहर अभ्यास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर बरसात के मौसम की बात करें तो अगर बरसात में, बारिश के मौसम में हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम खुले में जाकर योगाभ्यास करें, तो इसके लिए हम जो है योगाभ्यास के लिए एक शांत वातावरण से युक्त एक कमरे में भी अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। जी। तो दर्शकों, अगर हमें योगाभ्यास करना है, क्रियाएं करनी है, तो हमें चंद्रकांत शर्मा जी ने बताया कि हमें एक कमरा जहां पर वेंटिलेशन अच्छी हो, जो हवादार कमरा हो, वो सबसे उपयुक्त स्थान रहता है। दर्शकों, हम आपको अब योगाभ्यास करके भी दिखाएंगे और हम आपको, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ऐसे योगाभ्यास और क्रियाएं बताएं जो आपके 12 महीने लाभकारी रहेंगे और आप उन्हें अच्छे से कर सकते हैं, चाहे ऋतु कोई भी हो। और हम आपको कुछ एक दिशा निर्देश चंद्रकांत शर्मा जी के माध्यम से बताते भी रहेंगे। ऋतु परिवर्तन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश और डालना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा वर्ष होता है वो 2 कालखंडों में विभाजित होता है, जिसमें उत्तरायण और दक्षिणायन,
इन दोनों का एक विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इसका उत्तरायण और दक्षिणायन का हमारे ऋतुओं के परिवर्तन में भी महत्व बहुत ही योगदान रहता है। अगर हम उत्तरायण की बात करें तो उत्तरायण में हमारा सूर्य काल बलि रहता है, सूर्य बलि रहता है। इसे आग्नेय काल भी कहा जाता है, आदान काल भी कहा जाता है, जिसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं प्रकृति के रसों का शोषण करती है। इसे जो है आदान काल भी कहा जाता है। अच्छा। और इस काल में जो है इंसान में ज़्यादा दुर्बलता आती है। इसके अंतर्गत हमारी जो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं, जिसमें हमारा शरीर जो है अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित रहता है। उसके साथ दक्षिणायन में जो है हमारा जो है चंद्रमा बलि रहता है, और चंद्रमा के काल में जो है, चंद्रमा इस काल में जो है हम अपनी शीतल किरणों से जो है हमारी पूरी सृष्टि का पोषण करता है। तो जैसे वर्तमान समय की यदि बात करें तो अभी जो है वर्षा ऋतु अपने अंतिम दौर में है और शरद ऋतु आने वाली है। तो वर्षा ऋतु में जो वायरल से संबंधित बहुत सारी ऐसी व्याधियां होती हैं, जिससे जो है आम जनमानस को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अनेक प्रकार की व्याधियों से वो ग्रसित होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे वात पित्त कफ में भी विषमता का प्रभाव रहता है, जिससे जो है रोगों की उत्पत्ति होने के ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो इसके लिए हम योगाभ्यासों के माध्यम से अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट और आरोग्य बनाए रख सकते हैं। अब जो है हमारा शरद ऋतु आने वाली है, वायरल का खतरा रहता है, हमें पता है कि हमारे मौसम परिवर्तन के साथ हमें कुछ और चीज़ें होने वाली है। तो अगर हमें कुछ क्रियाएं करनी है, योगाभ्यास करना है, तो हम कहाँ से शुरू करें? तो देखिए, अगर षटकर्म की बात करूं तो षटकर्मों की शुरुआत के लिए हमारी शरद ऋतु बहुत अच्छी रहती है। शरद ऋतु जिसमें हम शोधन क्रियाएं कर सकते हैं, वमन हो गया, नीति क्रियाएं होगी, प्रथम अभ्यासी के लिए जो है बहुत लाभदायक होती है। इससे हमारे जो त्रिदोष होते हैं वो समअवस्था में रहते हैं और शरीर में किसी भी तरह की व्याधियां नहीं लगती है। तो इसलिए जो है अभी हम षटकर्मों का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आज के इस अभ्यास के दौरान जो है हम योगाभ्यास की जो क्रियाएं आम जनमानस के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले अगर क्रियाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है शरीर को आसनों के लिए तैयार करने के लिए सूक्ष्म क्रियाओं को सम्मिलित करेंगे। जी, क्रियाएं और जो भी अभ्यास करने हैं हमने, उससे पहले हमें करने हैं सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के सभी जोड़ों को आसन के लिए तैयार करती है, ताकि हमारे शरीर पर आसनों का अभ्यास करते हुए किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना आए। तो इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं के अंतर्गत हम अपनी गर्दन को आसमान की ओर लेके जाएंगे। गर्दन को आसमान, सांस भरते हुए गर्दन को आसमान की ओर लेके जाएं, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं एक बार पुनः, और इसी तरह गर्दन को दाईं तरफ लेके जाएं, बाईं तरफ लेके जाएं, और धीरे से जो है अर्ध चक्र में जो है अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएं, ताकि हमारे आसन के दौरान जो है हमारे गर्दन में किसी भी तरह की कोई पीड़ा या विकार ना रहे। इसलिए जो है हम जो है गर्दन की क्रियाओं को करेंगे। उसके बाद हमारे दोनों हाथ हमारे कंधे पर रहेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे, दोनों कंधों को चलाएंगे, जिससे हम दोनों कंधों को आसन के लिए जो है तैयार करने की कोशिश करेंगे। राउंड वाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इसका सीधा सा प्रभाव हमारे दोनों कंधों पर रहेगा। और हमारे छाती अच्छे से खुल जाती है, ताकि हम अच्छे से जो है योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो सके। इसी प्रकार इसको जो है हम उल्टी तरफ से दोहराएंगे। उल्टी तरफ से दोहराती बार भी हमने इन्हीं क्रियाओं को 3 से 4 बार दोहराना है। जी, रीमा जी बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि क्या क्या हमें करना है। जी, अगला सूक्ष्म व्यायाम आप कौन सा बता रहे हैं? उसके बाद हम हिप रोटेशन कर सकते हैं। आप खड़े होकर जो है अपनी कमर को गोल गोल घुमाएं, राउंड में घुमाएं। इससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जो है अच्छे से जो है रक्त का प्रवाह बढ़ता है, ताकि हमारे जो योगाभ्यास का जो अगला क्रम है उसको करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी, हमने हिप रोटेशन कर ली, ताकि अभी हम लोग अपने कंधे, गर्दन और हिप तक पहुंचे हैं, ताकि हमारा शरीर खुलना शुरू हो सके। बिल्कुल। अगला सूक्ष्म व्यायाम हम अगले सूक्ष्म व्यायाम में हम जो है अपने नी रोटेशंस को करेंगे। दोनों घुटनों पर अपने हाथों को रखें, हाफ राउंड तक जो है घुटनों को गोल गोल घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएं। इस क्रिया को हम 4 से 5 बार करेंगे। जी।
अभी हमारा शरीर तैयार हो चुका है या फिर हमें अभी कुछ और करने की आवश्यकता है कोई योगाभ्यास करने से पहले? सूक्ष्म व्यायाम के बाद हमें अगर सर्वप्रथम किसी क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए तो उसमें हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार खुद में जो है एक संपूर्ण क्रिया है जिसमें जो है 12 अलग अलग आसनों को किया जाता है, जिसमें हमारे पूरे शरीर में जो है रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से चलाया जाता है और हमारी जो नाड़ियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉपरली जो है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और हमारी जो है एक नई ऊर्जा की तरंगे जो है हमारे पूरे शरीर में पैदा होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रणाम आसन में आएंगे। प्रणाम आसन के बाद सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे उत्तान पाद आसन में। उत्तान पाद आसन के बाद हम बैक बेंडिंग करेंगे। बैक बेंडिंग के बाद हम धीरे से सांस को छोड़ते हुए हम पादहस्तासन आसन में आएंगे। पादहस्तासन आसन में हमारे जो ठोडी रहेगी वो दोनों घुटनों के बीच में रहेगी, दोनों लेग्स हमारी स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद अगली पोजीशंस में हम अश्वसंचालन आसन में आएंगे, जिसमें हमारा जो दाहिना पांव है वो आगे रहेगा, बायां पांव पीछे जाएगा और इस पोजीशंस में हम अश्वसंचालन की मुद्रा में रहेंगे। उसके बाद अगली पोजीशन में हम माउंटेन पोज करेंगे, पर्वतासन। पर्वतासन आसन में हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों एड़ियों को जमीन पर लगाएं और अपने घुटनों से अपनी ठोडी को लगाने की कोशिश करें। उसके बाद हम अष्टांग नमस्कार में आएंगे। अष्टांग नमस्कार में हमारे दोनों घुटने जमीन पर लगेंगे, दोनों घुटनों को जमीन में लगने के साथ दोनों कंधे लगेंगे, बशर्ते इसमें हमारे जो हिप हैं वो हवा में रहेंगे ताकि हमारी जो अगले आसन की पोजीशन है वो प्रॉपरली बन सके। उसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन की पोजीशंस में आई। भुजंगासन में हमारी गर्दन जो है पूरे आसमान की ओर रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हम आसमान की ओर प्रॉपर जो है एक कर्वेचर बनाकर जो है अपने सर्वाइकल से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनको दूर कर सकें और पूरे शरीर में अच्छे से खिंचाव पैदा हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा रिपीट आसन होगा, माउंटेन पोज, पर्वतासन। पर्वतासन में हम पुनः एक बार जो है अपनी एड़ियों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पर्वतासन के बाद अपोजिट लेग के साथ हम जो है अश्वसंचालन की मुद्रा में आएंगे। अश्वसंचालन की मुद्रा में आने के बाद हम पुनः एक बार जो है पादहस्तासन में आएंगे। पादहस्तासन के बाद एक बार उतान पादासन और उतान पाद में हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर में ले जाने के बाद जो है हम प्रणाम आसन में आएंगे। जी, तो इस तरह से हमारा क्रिया का एक चक्र पूरा हो जाएगा। जी। सूर्य नमस्कार की क्रिया को हमें कितनी बार करना चाहिए? सूर्य नमस्कार की क्रियाओं की यदि हम बात करें तो इसका अभ्यास हम 5 से 10 मिनट के बीच में कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार जो है इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जन इसके जो है 5 से 10 राउंड भी अगर नित्य प्रति करता है तो कहीं ना कहीं यह हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही पुष्टिदायक और ऊर्जावर्धक लाभदायक रहता है। जी। तो हम इसे किसी भी ऋतु में कर सकते हैं और कैसे? बिल्कुल, इसका अभ्यास हम किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के ऋतु का कोई मापदंड नहीं है, हम किसी भी ऋतु में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जी चंद्रकांत जी, हम योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप हमें हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि योगाभ्यास के साथ साथ हमारा खान पान भी बहुत महत्ता रखता है। तो ये जो आने वाली ऋतु है हमारी, इसके योगाभ्यास के साथ हम खान पान का कौन सा ध्यान रखें? क्योंकि खान पान का हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, तो हमें ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु थी तो वर्षा ऋतु में जैसे कि हमें जो वर्षा ऋतु के इस जो मौसमी हमारी सब्जियां रहती हैं, विन हो गया, मटर हो गया, तोरी हो गया, इस तरह की सब्जियों को अपने खान पान में जो है शामिल करना चाहिए। उसके साथ हमें सेंधे नमक का नित्य प्रति उपयोग करना चाहिए ताकि जिससे हमारा शरीर पुष्ट हो सके। और उसके साथ अब सर्द ऋतु आने वाली है तो हमें इसमें भी जो है मौसमी सब्जियों का खान पान में जो है शामिल करना चाहिए और फलों का भी उपयोग करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें जो है शरद ऋतु के दौरान जो है गुड़ आदि का सेवन भी करना चाहिए ताकि वात पित्त कफ में जो विषमता रहती है वह दूर हो सके और हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रह सके। जी, आपने खान पान की जानकारी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से दी है। अब यदि हम अपने अगले आसन की तरफ चल सकें जो खड़े रहकर हमारे दर्शक कर सकते हैं,
आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को इसके बताइए। लिए सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, ताड़ासन। क्योंकि ताड़ासन से हमारे पूरे शरीर में की जो है अच्छे से कसरत हो जाती है, नाड़ियों में अच्छे से खिंचाव पैदा होता है और रक्त संचार अच्छे से होता है। कहीं ना कहीं हमारी जो श्वास प्रश्वास संबंधित क्रियाएं होती हैं उसको पुष्ट करने में भी बल मिलता है। तो इसके लिए हम दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लेंगे, जी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एड़ियां ऊपर रहेंगी, अच्छा। पूरी तरह से खिंचाव महसूस करें। खिंचाव महसूस करने के साथ ही अभी इसी ताड़ासन के बाद हम तिर्यक का ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हम एड़ियों को जमीन पे वापस लाएं और धीरे से अपने राइट साइड की तरफ जो है टर्न ले लें और श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को निरंतर करते रहें। इससे हमारे पेट कमर से संबंधित जितने कर भी विकार होते हैं, मोटापा होता है, उन सब चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं। इसी तरह इसे दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे और यह जो है यह आसन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी। इस क्रिया को कितनी बार दोहराया जा सकता है? देखिए, आसनों का अभ्यास तो सामान्य हमें एक ही बार ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारे प्रथम अभ्यासी होते हैं वो हम इस आसन को जो है 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। जी। तो ये ताड़ासन हमने पहला किया, अब दूसरा आसन हम कौन सा करें? दूसरे आसन के रूप में यदि हम अभ्यास करें तो इसके लिए हमारा वीरासन है। जी। वीरासन, जैसे कि आपको नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि आसन का नाम ही वीरासन है, तो इसमें हमारे शरीर में जो है एक नई ऊर्जा की तरंगे पैदा होती है, शरीर जो है बल को प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम दोनों पाँव को खोलेंगे और स्ट्रेचिंग खोलेंगे। स्ट्रेचिंग खोलने के साथ ही जो है हम दोनों कंधों के समानांतर अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे और धीरे से अपने दाएं पाँव को अपने राइट तरफ टर्न लेके धीरे से आगे की ओर झुकेंगे। इसे वीरासन कहते हैं और इस स्थिति में हम स्थिति जो है कम से कम 5 से 6 सेकंड तक इस स्थिति को बनाए रखेंगे। तो इसे वीरासन कहते हैं। यह बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे हमारे घुटनों की शक्ति में बल मिलता है, वृद्धि होती है, थाइज मजबूत होती है और कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी विकास होता है और साथ ही आप किसी भी महीने से कीजिए, कौन सी भी ऋतु में कीजिए। बिल्कुल जी। अभी हमने खड़े रहकर होने वाले आसन किए हैं 2। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि हम बैठकर कौन सा आसन कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास जो कि हम बैठकर कर सकते हैं, आप कौन सा बताएंगे? इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप दंडासन की स्थिति में आएंगे। जी। दंडासन की स्थिति में दोनों पांव हमारे सामने की ओर आपस में मिले हुए रहेंगे। उसके बाद हम सांस भरते हुए पश्चिमोत्तानासन की स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर लेके जाने के बाद हम सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे झुकेंगे और अपनी ठोड़ी को दोनों नीज के बीच में रखेंगे। इस स्थिति में हम यथासंभव जितनी हमारी क्षमता हो 5 से 7 सेकंड तक बने रहेंगे और इसका जो सीधा सा प्रभाव है हमारे पेट पर पड़ता है, हमारे लेग्स की जितनी कर भी हमारी नाड़ियां हैं उस पर पड़ता है और हमारे जो भी पेट से संबंधित विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस स्थिति में बनने के बाद यथास्थिति से हम धीरे से वापस आ सकते हैं। जी। ये आसन किन लोगों को करना चाहिए और कौन नहीं कर सकते हैं? देखिए, इनके इस आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सर्वाइकल के जो पेशेंट है उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल के पेशेंट के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक रहता है। क्योंकि सर्वाइकल के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें कभी भी फ्रंट बेंडिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए जो है ये बहुत ही नुकसानदेह रहेगा, तो इसलिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बाकी जो अन्य लोग हैं वो इसका नित्य प्रति अभ्यास कर सकते हैं, जिनके पेट से संबंधित विकार रहते हैं, पाचन से संबंधित समस्याएं रहती है, अमीनो एसिड की उत्पत्ति हमारे स्टमक में अच्छे से पैदा नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसमें जो है ये बहुत लाभदायक रहता है। जी। तो सर्वाइकल के जो पेशेंट हैं उन्हें इस अभ्यास को करने से थोड़ा बचना चाहिए। जी। और रीमा जी भी हमारे अभ्यासों को बहुत अच्छे से दिखा रही हैं। दूसरा अभ्यास जो कि बैठ कर किया जा सकता है वो कौन इसके लिए हम बोट पोज नौकासन कर सकते हैं। नौकासन में हम दोनों पाँव को धीरे से ऊपर उठाकर एक निश्चित स्थिति में आएंगे।
जिस स्थिति में हमें होल्ड करना है, काफी देर तक अपने आप को रोकना है, इसका सीधा सा तनाव हमारे पेट पर पड़ता है। इसमें पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं। जो भी मोटापा होता है, मोटापे के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, और सामान्य जन जो है इसका नित्य प्रति अभ्यास कर सकते हैं। जी। और अगर हम इस अभ्यास की बात कर लें तो किन बातों से बचना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? इसके अभ्यास में हमें सर्वप्रथम जो है, जो हर्निया के पेशेंट रहते हैं, अच्छा, उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर्निया के पेशेंट के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है, नाड़ियों में खिंचाव पैदा होगा, पेट की नाड़ियों में खिंचाव पैदा होगा, तो जिसके कारण जो है ना नुकसान हो सकता है। अच्छा। तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बाकी अन्य जो भी सामान्य रोगी होते हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्षमता अनुसार कर सकते हैं। उसके जो है काल समयावस्था को वो कम कर सकते हैं। जी। तो नौकाभ्यास जो है, हर्निया के पेशेंट बचें इससे। बिल्कुल। जी। अगर हम पेट के बल किए जाने वाले कुछ अभ्यास कर सके तो पहला अभ्यास आप कौन सा बताएंगे? पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यासों में वैसे तो बहुत सारे आसन हैं जो बहुत ही लाभदायक है जी। लेकिन समय अवस्था को देखते हुए मैं सबसे पहले भुजंगासन के लिए प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि भुजंगासन, भुजंग का अर्थ ही सर्प होता है। सर्प के समान क्रियाओं को बनाना, जिसमें हमारे दोनों हाथ कंधों के नीचे रहेंगे, धीरे से हम अपनी नाभि तक ऊपर उठेंगे, गर्दन पूरी आसमान की ओर रहेगी, और इस स्थिति यथास्थिति में हम जो है 4 से 5 सेकंड तक अपने आप को रोकेंगे, और क्षमता अनुसार रोकने के बाद धीरे से हम अपनी यथास्थिति में जो है वापस आ जाएंगे। सर्वाइकल के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। पेट से संबंधित विकार, पाचन से संबंधित जो भी, और ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, रेस्पिरेटरी से संबंधित जिस तरह की भी व्याधि हो, उन व्याधियों से बचने के लिए यह बहुत ही लाभदायक रहेगा। जी। ये हम बात तो कर रहे हैं कि किन्हें करने से बचना चाहिए, लेकिन महिलाओं को अधिक समस्या आती है कि पीरियड्स जब आते हैं उन्हें, तब उन्हें किन योगाभ्यासों को करने से बचना चाहिए? मासिक धर्म के दौरान अगर महिलाओं की बात करूं तो मेरे हिसाब से उन्हें आसनों में ज्यादा कर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सूक्ष्म क्रियाओं को करें, अपने जोड़ों को खोलने के लिए जो है नित्य प्रति जो है, जो हमारी सबलेट एक्सरसाइज होती है, सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहा जाता है, उनको अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन आसनों को करने से बचना चाहिए। हालांकि वो प्राणायाम जैसी क्रियाओं को कर सकते हैं, उसमें अनुलोम विलोम आता है, अनुलोम विलोम हो गया, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, इन सब प्राणायामों को करने के लिए जो है वो प्रयुक्त तौर पर इनका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जो है उन्हें आसनों को करने से बचना चाहिए। जी। क्योंकि चंद्रकांत जी, आपने प्राणायाम की बात की है, और प्राणायाम भी हमारी दिनचर्या का, हमारे योगाभ्यासों, क्रियाओं और योग का अहम हिस्सा है। जी। तो हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, अभ्यास करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले क्या हमें किसी विशेष चीज को करना चाहिए? देखिए, प्राणायाम का हमारे मन की स्थिरता के लिए एक विशेष महत्व है। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। चले वातम चले चितम, अर्थात जब तक हमारा वायु चलता रहेगा तब तक हमारा मन चलता रहेगा। निश्चले निश्चलम भवेत, जब हमारा प्राणवायु शांत हो जाएगा तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जब तक हम प्राणायाम के अभ्यास को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो हम कभी भी जो है अपने अंदर एक स्थिरता का भाव पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राणों का नियंत्रण में होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए जिस प्रकार हम आसनों में सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार जो है प्राणायाम करने से पूर्व, इसमें जो है कुंभक का अभ्यास करने से पूर्व जो है हमें नाड़ी शोधन की क्रियाओं को करना चाहिए। नाड़ी शोधन से मेरा अभिप्राय यह है कि नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो नाड़ी शोधन के अंतर्गत आ जाती है। इसमें जो है हम सर्वप्रथम जो है मौसम के अनुसार, यदि हमें लग रहा है कि सर्दियों का मौसम है तो हमें सूर्य नाड़ी से जो है नाड़ी शोधन शुरू करना चाहिए, और ये अगर गर्मियों का मौसम है तो चंद्र नाड़ी के साथ जो है हमें जो प्रथम पूरक के साथ जो है इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कौन सी है? सूर्य नाड़ी हमारा जो राइट नोस्टर है वो सूर्य का प्रतीक है, जो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। और जो हमारा लेफ्ट नोस्टर है वो चंद्रमा का प्रतीक है, वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो अगर हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा याद रखने के लिए बताएं, सर्दियां मतलब सीधा, और सीधा मतलब कि दाहिना,
जी। सर्दियों में हमें अपने दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करनी चाहिए। जी जी जी। और गर्मियों में हमें जो है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करना चाहिए। जी। तो इसके लिए हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आजकल जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है, तो इस दौरान जो है हमें सूर्य नाड़ी से सर्वप्रथम जो है अनुलोम विलोम के लिए जो है पूरक करना चाहिए। धीरे से श्वास को भरें और क्षमतानुसार रोकने के बाद जो है उसे बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ें और बाएं नॉस्ट्रिल से भरें, दाएं से छोड़ें। इसे जो है नाड़ी शोधन क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है जी। और ये हमने प्राणायाम से पहले की है। जी 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 जी। तो आप हमारे दर्शकों को एक प्राणायाम भी बताइए ताकि वो प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकें। आजकल की ऋतुओं के अनुसार यदि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा तो हमें सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि सूर्यभेदी स्वयं ही जो है हमारे शरीर को पुष्ट करने वाली क्रिया है। तो हम सूर्यभेदी प्राणायाम के द्वारा जो है सर्दी जुकाम जैसी जो भी आजकल ऋतु परिवर्तन के द्वारा जो हमारे सामने जो है बीमारियां रहती हैं, उन बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाने के बाद हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। जित क्षमता अनुसार पूरा श्वास भरने के बाद हम दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करने के बाद अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। क्षमता अनुसार रोकेंगे और क्षमता अनुसार रोकने के बाद हम धीरे से जो है अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे। गर्दन को सीधा करने के बाद हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोल देंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से द्वारा जो है सांस को बाहर छोड़ देंगे। यह सूर्यभेदी प्राणायाम है जो हमारे शरीर को बहुत ही पुष्ट करने वाला है। कृमि रोग और कपाल से संबंधित, कफ से संबंधित विकारों में यह बहुत ही लाभदायक है। जी। तो सभी लोग इसे कर सकते हैं या फिर कोई ध्यान? हाई बीपी के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी के जो पेशेंट रहते हैं, जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारे शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए नुकसानदायक भी रहता है। तो जो भी हाई बीपी के पेशेंट हो वो उनके लिए यह नुकसानदायक रहता है। हालांकि लो बीपी के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक रहता है। जी। चंद्रकांत जी, अभी तक हमने बात कर ली है सूक्ष्म व्यायाम की, उसके बाद हमने क्रिया की है सूर्य नमस्कार की, उसके बाद हमने खड़े होकर रहने वाले, बैठकर, पेट के बल, और उसके बाद हमने प्राणायाम भी अपने दर्शकों को बताया है। जी। लेकिन हमारे दर्शकों के बीच में जो सबसे अहम बात आती है कि योगाभ्यास करने का बिल्कुल सही समय कौन सा मानते हैं? देखिए, योगाभ्यास के लिए अगर मैं बताऊं तो इसके लिए जो है हमारा जो संधि काल रहता है, दिन और रात्रि के ढलने का जो समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, शाम की जो है बेला भी कहा जाता है, उस काल में जो है हम योगाभ्यास को करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। हालांकि हमारी दिनचर्या के अनुसार यदि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है वह अपने कार्य में जो है नाइट शिफ्ट के रूप में अपने कार्य को करता है, तो उसके लिए सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है योगाभ्यास करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए वो जो है जब भी उठे उसके बाद जो है खाली पेट होना अति आवश्यक है और उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें योग का 100% लाभ उठाना है तो उसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल जो हमारा दिन और रात्रि के परिवर्तन की स्थिति होती है उस अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो होती है वो प्रकृति अपने शांत स्वरूप की होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा शरीर है यह भी पंच भौतिक शरीर है, जिसमें जो है हमारे पंच महाभूतों के द्वारा यह शरीर निर्मित है। तो यदि हम इसका नित्य प्रति उस समय जो है ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल दिन और रात्रि के उस मध्य अवस्था में जो है योगाभ्यास करते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारा शरीर जो है अभी जो है जिस प्रकार प्रकृति शांत स्वरूप को प्राप्त होती है उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है शांत स्थिति को प्राप्त होता है। तो हम ज्यादा एकाग्रता के साथ जो है योगाभ्यास कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। जी, क्योंकि आपने एक सुबह की बात की, ब्रह्म मुहूर्त की, और अपने एक सायंकाल की बात की। तो सुबह कुछ लोग करना इसे प्रेफर करते हैं, कुछ शाम को प्रेफर करते हैं, और ये दोनों ही समय उचित है यदि सही समय के साथ किया जाए। तो चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ ही हम रीमा जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम में हमें, हमारे दर्शकों को योगाभ्यास दिखाने के लिए उपस्थित हुए। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा और आप भी नित्य योगाभ्यास करते रहेंगे। महीने चाहे कोई भी हो, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।